व्यूअर नमस्कार। बिहार सिविल कोड प्रैक्टिस सेट्स नंबर 19 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर और 18 तक प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। उसका प्लेलिस्ट भी है। आप उसको इस वीडियो को देखने के बाद देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 22 तक वो भी इस चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में मौजूद है। आप उनको भी देखिए और अच्छी अपनी तैयारी को और अच्छी बनाइए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बोला गया कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो इनमें तद्भव बताना है, तद्भव की पहचान करनी है। तो तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए शब्द होते हैं, जिन्हें हम संस्कृत के वे मूल शब्द जिनको तोड़ मरोड़ कर हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लज्जा जो होता है ये संस्कृत का वर्ड है और इसको हम तोड़ मरोड़ कर राज के रूप में यूज करते हैं। तो राज अपना क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगी। उसी तरह से जैसे अक्षर होता है तो वो तत्सम है और आखर जो हो जाएगा उसका तद्भव हो जाएगा। अन्न तत्सम है, लेकिन अनाज की बात करें तो वो तद्भव हो जाएगा। आशीष जो है वो तत्सम है, लेकिन आशीष की बात करेंगे तो ये तद्भव हो जाएगा। अक्षी आप कह सकते हैं तत्सम है और आँख की बात करें तो तद्भव हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो विशेषण के रूप में एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तात्विक जो होता है ये विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है। तो चिदानंद अगर शब्द की बात करें तो इसमें चित धन आनंद संधि है, यानी चित और चित के साथ साथ चित और प्लस आनंद ये हो जाएगा। तो चित धन आनंद जब आप इसको कर रहे होंगे तो इसका ये संधि विच्छेद चित धन आनंद हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला कहा गया जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द की पहचान करिए। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द मानव है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, तो जितने भी संसार के घर हैं वो एक ही प्रकार की संज्ञा हैं। तो पहाड़ की बात करें तो जितने भी संसार में पहाड़ हैं वो एक ही जाति के अंतर्गत आते हैं। घोड़ा, जितने भी संसार के घोड़े हैं वो एक ही जाति के अंतर्गत आएंगे। तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया आपका कि घोष व्यंजन को पहचानिए। तो घोष व्यंजन की बात करें तो घोष व्यंजन जब विकल्प, यहाँ पे घोष जो व्यंजन है ये कौन सा है। तो इसमें जो है वो घोष व्यंजन का उदाहरण है। घोष व्यंजन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि जिन व्यंजन का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है। जैसे कि ग, घ, अंग, च, झ, ज्ञ, ण, ड, न, ये सारे आपके घोष व्यंजन कहलाते हैं। अगला है तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हम डे टू डे लाइफ में उसमें कोई बिना परिवर्तन किए जिनका प्रयोग करते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, वो तत्सम शब्द के रूप में जाने जाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द वो कहलाते हैं।
तो इसमें तत्सम की पहचान करनी है, तो आप देखेंगे वार्ता जो है तत्सम हो जाएगा, अन्य जो होंगे वो तद्भव हैं। अगला है वाक्य। कहा गया कि यहाँ पे देखिए वाक्य में आए काले शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो काले नहीं, यहाँ पे जो रेड दिख रहा है यह कड़े सोने के हैं, तो ये यह कड़े सोने के हैं, तो इसमें सोना का पर्यायवाची बताना है, सोना का समानार्थी बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्वर्ण, तो स्वर्ण इसका समानार्थी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोना के अन्य पर्यायवाची होते हैं कंचन, कनक, हेम, सुवर्ण और तामरस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। आम का तत्सम रूप बताइए। तो आम का अगर तत्सम आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, आम का तत्सम जो होता है वो आम्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद कीजिए। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला आइए, जटिल का विलोम शब्द बताइए। तो जटिल का विलोम जो होगा वो सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला है राजभवन में कौन सा समास है। तो राजभवन में तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला है श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा इति श्री हो जाएगा, यानी श्री गणेश का मतलब किसी चीज़ का प्रारंभ करना और इति श्री का मतलब उसकी समाप्ति करना। अगला है ताप का विलोम शब्द बताइए। तो ताप का विलोम क्या होता है, शीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें सही वर्तनी की पहचान करनी है, तो बताइए सही वर्तनी कौन सा है। सौहार्द जो होगा वो सही वर्तनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए शब्दों का विलोम शब्द की पहचान कीजिए। मौन, चुप रहना, इसका विलोम क्या होगा। तो चुप रहने का विलोम जो होगा वो वाचाल होगा, बोलते रहना, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। अगला है दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है, पर्यायवाची बताना है। जैसे कमल, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा अगर आपसे बोला जाए, तो अम्बुज इसका पर्यायवाची होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। कमल जो शब्द होता है इसका पर्यायवाची क्या होता है, अम्बुज होता है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। कहा गया कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द की पहचान कीजिए। पुष्पा का समानार्थी बताना है। तो पुष्पा का समानार्थी होता है प्रसून, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करता है। आँख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए आँख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धोखा देना, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देवता कूच कर जाना, तो देवता कूच कर जाना का अर्थ क्या होता है, तो घबरा जाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया कि इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, हम किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसको बोलेंगे जिगीषु, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, इनमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द की पहचान करनी है। अ पर्सन हु रियलिटी बिलीव्स अदर्स, अ पर्सन हु रियलिटी बिलीव्स अदर, एक व्यक्ति, आप कह सकते हैं एक व्यक्ति जो दूसरों पर आसानी से विश्वास करता है,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्रेडिबल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए के नाम से जानेंगे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल लीडर हैज़ एन एविल रेपुटेशन, ही इज मिसट्रस्टेड। आप कह सकते हैं कि द पॉलिटिकल लीडर हैज़ एन एविल रेपुटेशन, ही इज़ नॉट ट्रस्टेड। तो वैसे मतलब एक नेता जो कि आप कह सकते हैं उसकी रेपुटेशन ख़राब हो और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, नोटोरियस बोलेंगे, कुख्यात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुख्यात। अगला है, अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी। एक व्यक्ति जो मुसीबत में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको समैरिटन बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, समैरिटन इसका आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे, साइनोनिम्स की पहचान करनी है। डिस्ट्रॉय का साइनोनिम्स आपको बताना है कि इनमें से डिस्ट्रॉय का साइनोनिम्स क्या होगा। तो डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ढहाना, नष्ट करना, ख़त्म कर देना, गिरा देना। और इसके साइनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रॉय का साइनोनिम्स हो जाएगा डेमोलिश। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। डेमोलिश के अलावा इसका अगर और साइनोनिम्स की बात करें तो डैमेज हो सकता है, उसके अलावा डिसमेंटल हो सकता है या इम्पेयर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है अपील। अपील का अगर साइनोनिम्स बताना है तो सबसे पहले तो अपील का मतलब आपको पता होना चाहिए। अपील का अर्थ होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, आकर्षण करना। और साइनोनिम्स हो जाएगा चार्म, अट्रैक्ट, अल्योर और इंचेंट। तो यहाँ पे चार्म गिवन है तो चार्म आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया सबमिसिव। तो सबमिसिव का अगर आपसे पूछा जाए कि साइनोनिम्स बताइए तो सबमिसिव का साइनोनिम्स हो जाएगा, सबमिसिव का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आज्ञाकारी। क्या होगा? आज्ञाकारी। और इसका अगर साइनोनिम्स आपसे पूछ लिया जाए सबमिसिव का तो ओबीडियंट हो सकता है, एडिंग हो सकता है, मीक हो सकता है और अक्वाइसेंट हो सकता है। तो इसमें जो भी दिया हुआ है वो हो जाएगा, ओबीडियंट दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया मिसस्पेल्ड की पहचान करनी है और बताना है इनमें एक कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो पहला लैंडस्केप सही है, दूसरा की बात करें तो लैंडस्केप सही है, दूसरा लैप्स की स्पेलिंग गलत है, LAPSE होता है तो इसकी स्पेलिंग गलत है। लैप्स की स्पेलिंग गलत है, LAPSE होता है जिसका अर्थ होता है बीत जाना। ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत है। बाकी लैंटर्न और लैंग्वेज सब सही हैं। अगला हम बात करेंगे 28 की। तो वायोलेंस की स्पेलिंग पहली स्पेलिंग गलत है, बाकी सिक्रेशन, फाइंड और इड सब सही है। वायलेंस की स्पेलिंग जो होती है VIOLENCE होता है, VIO होता है LENCE, लेकिन यहाँ पे VOI लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया। आगे आइए, इसमें मिसस्पेल्ड की पहचान करनी है। तो चलिए मिसस्पेल्ड हम देख लेते हैं कि कौन सा मिसस्पेल्ड है। तो मैच सही है अपना, मैटरनल भी सही है और मैटरनल के साथ साथ मैकेनिज्म भी सही है। तो गलत लास्ट वाला हो गया मटेरियल। मटेरियल की स्पेलिंग MATERIAL होता है, MATERIAL ना कि ME होता है, तो इसलिए अपना DA गलत हो गया। आगे आइए, यहाँ पे फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये इडियम्स और फ्रेजेस दिए गए हैं, उनका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। टू थ्रो डस्ट इन वन एज आईज। टू थ्रो डस्ट इन वन एज आई का मतलब होता है धोखा देना।
यानी टू डिसीव, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है द अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो द अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है प्रारंभ करना और अंत करना, प्रारंभ करना और अंत करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिगनिंग एंड दी एंड, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है अ ड्राई रन। अ ड्राई रन का मतलब आपको स्पष्ट करना है। तो अ ड्राई रन का मतलब होता है पूर्वाभ्यास करना और रिहर्सल करना, और रिहर्सल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपनी आंसर हो जाएगी। आइए आगे हम बात करते हैं एंटोनिम्स की पहचान करनी है, यानी इनमें से कौन सा अपोजिट है उसकी पहचान करनी है, विपरीतार्थक शब्द की पहचान आपको करनी है। तो अलाय, अलाय का मतलब क्या होता है? अलाय का मतलब होता है दोस्ती और सहयोगी, ठीक है, दोस्त या सहयोगी को हम लोग अलाय बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एनमी हो जाएगा, फो हो जाएगा, ओपोनेंट हो जाएगा या एडवर्जरी हो जाएगी। तो इसमें जो भी है एनमी गिवन है तो एनमी आपका आंसर हो जाएगा। ओवरलुक की बात करें तो ओवरलुक का मतलब क्या होता है? ओवरलुक का मतलब होता है उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना। तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? ध्यान रखिएगा, ओवरलुक का एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगी नोटिस करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वहीं आगे हम बात करें इमर्ज। इमर्ज का अगर आपसे बोला जाए कि अर्थ स्पष्ट कीजिए, इमर्ज का मतलब क्या होता है? तो इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना। क्या अर्थ होता है? अपीयर होना, प्रकट होना। और हम कह सकते हैं कि इसका जो अपोजिट होगा वो डिसअपीयर होना होगा, यानी गायब हो जाना। तो ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं कि इसका आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिल इन दी ब्लैंक्स आपको भरना है। द कार स्टॉप्ड डैश व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो द कार क्या? द कार बोल्डली स्टॉप्ड व्हेन द ब्रेकर्स वर अप्लाइड, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो बोल्डली इसमें आपका, बोल्डली नहीं इमीडिएटली है, तो इमीडिएटली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला इन्होंने कहा कि बट फॉर हिज डैश दे वुड हैव अटैच्ड ईच अदर। बट फॉर हिज, तो बट फॉर हिज डैश, तो बट फॉर हिज इंटरवेंशन दे वुड हैव अटैच्ड ईच अदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वी कैन डैश आरसेल्फ फ्रॉम द रेन बाई वियरिंग अ रेन कोट। तो वी कैन आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट, वी कैन प्रोटेक्ट आरसेल्फ फ्रॉम द रेन बाई वियरिंग अ रेन कोट, ऑप्शन नंबर सी अपनी आंसर हो जाएगी। अगला आइए, कहा गया कि इन स्पाइट ऑफ मैनी डैश वी मैनेज्ड टू गो अहेड विद आर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो इन स्पाइट ऑफ मैनी रेस्ट्रिक्शंस वी मैनेज टू गो अहेड विद आर ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी आपका, कहा गया किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो 14 दिनों के भीतर, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो बोला जाए कि शाहजहां द्वारा किसका निर्माण नहीं कराया गया था? शालीमार बाग शाहजहां ने कराया था, जामा मस्जिद इसको भी शाहजहां ने कराया था, और लाल किला जो दिल्ली का है उसको भी शाहजहां ने कराया था, लेकिन बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सागरमाला परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो
कि लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल काल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी के संविधान से हमने लिया है। आगे हम बात करें, अगला बोला गया है कि इनमें से कौन गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार यानी ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इनमें 3 ऐसे लोग हैं जो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो इसके विजेता नहीं हैं। तो वंदना शिवा इसके विजेता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा कि भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो इन तीनों में से कौन सा एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोक लेखा और समेकित निधि, देन आकस्मिक निधि, ये सारे हैं, लेकिन सरकारी निधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। उन्हें निर्वासित करके मांडवे भेजा गया था, ये भी सही है। वह संविधान का मसौदा समिति के सदस्य थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। केवल और केवल आप कह सकते हैं कि सी गलत है, बाकी सारे सही हैं, है ना। अगला आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 में रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग 1272 रुपये से कम है को गरीब माना जाएगा, गलत है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग 1407 रुपये से कम है को गरीब माना जाएगा, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया कि इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा खेड़ा सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906 और भारत छोड़ो आंदोलन ये किया गया था। लेकिन बारदोली जो सत्याग्रह है ये सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, न कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी नामक जो बुक है उसके जो राइटर है वो कौन है? मिशेल ओबामा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला है प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है जमानतिया अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है। तो जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार पुलिस ऑफिसर और न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला आइए आईपीसी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? आईपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन पेनल कोड, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है समझते हैं। कहा गया कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो
स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। डैश द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्राउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति होती है। तो महिलाओं में गुणसूत्र की बात करें तो 22 + XX ये स्थिति होती है। अगला है डैश आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो ध्यान रखिए कि सिलियरी बॉडी आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है डैश यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। तो डैश बॉडी में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH है। तो आंसर हो जाएगा अल्कोहल यौगिक में। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया, ध्यान देंगे, कहा गया कि मनोज और कहा गया आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। कहा गया कि इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट का उपयोग अगर आपसे बोला जाए कि किसके लिए किया जाता है तो पैकेट स्विचिंग के लिए किया जाता है। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो बाइट शब्द जो गढ़ा गया था, अगर पूछा जाए किसके द्वारा गढ़ा गया था तो वर्नर बुखोज के द्वारा ये गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम की बात करें तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का एक उदाहरण आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। वहीं आगे हम बात करें, अगला बोला गया है कि विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीफायर। विंडोज में मैग्नीफायर की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पते को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पते को टाइप करते समय सॉफ्ट रिटर्न का प्रयोग को सदा प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मैरी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला है VDU। तो VDU का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म आपसे VDU का पूछा गया है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में अंडू ऑपरेशन के लिए CTRL+Z का प्रयोग करते हैं। LAN में डाटा का स्थानांतरण का रेट है। तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा का स्थानांतरण रेट है, आपसे पूछा गया है। तो स्थानांतरण रेट जो होता है 1 से लेकर 100 Mbps तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया रीड ओनली मेमोरी में कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रीड ओनली मेमोरी में कौन सी उपयोगिता कहा गया कि उसे विशेष बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर बोला जाए कि रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है। तो ट्रैकर बॉल की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया कि 64 बीट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटरों में प्रयोग किए जाते हैं? तो कंप्यूटर बीट के लेंथ के जो वर्ड होते हैं
वो ध्यान रखिएगा मिनी कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में बदलना होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है फाइल वायरस से क्या तात्पर्य है। फाइल वायरस का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो जो वायरस फाइलों में प्रवेश कर जाते हैं और फाइलों को इन्फेक्टिव कर देते हैं, ये फाइल वायरस कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो फाइलों में प्रवेश कर जाते हैं और फाइलों को इन्फेक्टिव कर देते हैं, ये फाइल वायरस कहलाते हैं। क्लियर। अब जैसे वायरस का कभी कभी पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।